फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर मैंने इसी वीडियो में समाप्त कर दिया है। अगर आपने इससे पीछे 3 चैप्टर जो भी मैंने समाप्त किया, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर देखते आ रहे हैं तो आपको बारीकी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप यही चैप्टर देख रहे हैं तो भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर चैप्टर जो होता है ना एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस शानदार लेसन को। बट स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कार्बन के बारे में। आइए कार्बन के बारे में कुछ हम जानकारियां ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया पहला में, आप देख सकते हैं कि कार्बन एक तत्व है, यानी यह एक एलिमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रतीक सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड में मैंने लिया यह एक अधातु है। ओके दोस्तों। और थर्ड में मैंने लिया कि कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन जो शब्द है किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द, यानी कार्बो। लैटिन शब्द जो कार्बो है वो कहाँ का शब्द है? लैटिन शब्द है, यानी कार्बन जो है ना वो लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द कौन शब्द से? तो कार्बो से बना कार्बन, और कार्बो क्या है? लैटिन शब्द। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? कोयला होता है। ठीक है दोस्तों। कार्बन कोयले का प्रमुख घटक। घटक क्या है? घटक मतलब उसके भाग है, यानी कार्बन जो है ना वो कोयले का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए अब हम इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रिय छात्रों, अब हम आपको बताएंगे कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाते हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल बारीकी से समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और आपके एनसीईआरटी के बुक से ही है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे समझेंगे और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आइए मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। सबसे पहले लिखा गया कि क्योंकि कार्बन परमाणु में उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे कि कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, और जब 6 होती है तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 2 और कॉमा 4 ये आएगा। और बाहरी कक्ष जो सबसे इधर आता है वो बाहरी कक्ष, तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं निकालने आता है तो आप सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय पंकज सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ क्या है दोस्तों? 4, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने लिखा कि क्योंकि कार्बन परमाणु में उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया ये क्लियर? तथा कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, जो संभव नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। आखिर ये करेगा क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स को अगर अस्थायी होना है तो उसके बाहरी, यहाँ जो 4 देख रहे हैं, तो बाहरी कक्ष में यहाँ पे 4 होना चाहिए। जैसे 2 4 है ना, तो 2 8 होना चाहिए। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। यानी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही ये क्या होगा? अस्थायी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन है ये, ठीक है, अब ये कार्बन है और उसके बाद ले लेते हैं नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 7 होती है। क्या होती है? 7। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 और 5 होता है। ओके दोस्तों, और इसको अस्थायी होने के लिए, जहां देखिए बाहरी कक्ष में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अस्थायी होने के लिए कितना और चाहिए? 3 चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे 8 हो जाएगा तो अस्थायी हो जाएगा, तो 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा? किसी अन्य धातु से ये क्या करेगा? ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना? कोई अन्य एलिमेंट्स के क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन जो है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो भाई ये करेगा क्या? कार्बन क्या करेगा? तो ये साझा करेगा, आपस में क्या करेगा? साझा करेगा। यानी अगर ये कुछ देता है तो अन्य इंसान से कुछ ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ये साझा करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ देखिए
कि तथा कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, जो संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जब संभव नहीं है तो ये करेगा क्या आखिर, ये काम कौन सा काम करेगा, तो ये क्या करेगा, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कि नहीं कहते हैं कि भाई तू मेरा शर्ट ले, मैं तेरा पैंट लेता हूँ, इस तरह से ये क्या करेगा, साझा करेगा। तो जब साझा करता है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजन आबंध। ठीक है दोस्तों, तो साझा किया इसीलिए सहसंयोजन आबंध बनाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके दोस्तों, तो अगर कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है अगर कोई पूछे तो ये आप डिफिनेशन लिखोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो क्या कीजिए, आप लोग लाइक करते चलना। ठीक है दोस्तों, भाई को सपोर्ट करते रहिए हमेशा, और हम आपके लिए वीडियो बनाते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो भाई तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैसेज करना। ओके, चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं श्रृंखलन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु, कहने का मतलब कि कोई कार्बन है और कार्बन ही जाति के कोई और परमाणु, यानी और कार्बन मतलब एक कार्बन है और बहुत सारे और कार्बन आकर के। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी आबंध बनाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, जिससे बड़ा संख्या में अणु बनाते हैं, जिससे बड़ा संख्या में क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है और कार्बन के और भी परमाणु आप देख सकते हैं, ये सब कार्बन कार्बन मिल करके क्या बनाए, एक अणु बनाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो श्रृंखलन है ये सीधी श्रृंखलन है, और यहाँ भी श्रृंखलन बना है इस टाइप के, तो इसे हम कहते हैं खाखित श्रृंखलन। और यहाँ भी जो श्रृंखलन देख रहे हैं ये है बंद श्रृंखलन, यानी इस श्रृंखलन हम 3 प्रकार से जान लिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा चतुसंयोजकता क्या है। चतु यानी 4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए इसको बारीकी से। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब एक तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ यहाँ से कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स का संयोजकता ज्ञात नहीं करने आता तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप संयोजकता ज्ञात करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इनमें कार्बन के 4 परमाणु अथवा कुछ अन्य संयोजकता तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुणधर्म को चतुसंयोजकता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। जैसा कि देखा मैंने कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और अतः इनमें कार्बन के 4 परमाणु अथवा कुछ अन्य संयोजकता तत्वों के, यानी और भी जैसे एलिमेंट्स हैं उनके भी संयोजकता, ठीक है, तो उनके भी संयोजकता तत्वों के परमाणु के साथ आबंध यानी बंधन बनाते हैं। ठीक है, तो बंधन बनाने की क्षमता होती है, यानी बंधन बनाने की क्षमता होती है। कार्बन की इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, चतुसंयोजकता कहते हैं। जैसे कि कार्बन है हमारे पास, यहाँ मान लेते हैं क्या, कार्बन, उदाहरण के लिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि कार्बन है। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया दोस्तों। और इसमें मैं आबंध बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। ये हमेशा हाइड्रोजन को लेकर के आबंध बनाता है। मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इस हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें कैसे आबंध बनेगा। हाइड्रोजन हमेशा चाहता है कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा में, तो इस तरह से इससे मतलब इसे ले लेगा, ठीक है, इस तरह से ले लेगा, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। ये भी हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेगा कक्षा में।
2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस तरह से भी ले लिया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपनी 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी तत्व है वो सब कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2-2, है ना। अब कार्बन बेचारा कह रहा है कि मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे करे, क्या करेगा ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से आबंध बनाएगा राउंड लगा करके, ठीक है। अब ये जो आबंध मैंने बनाया, इस आबंध में देख लीजिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, इस तरह से बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए मैंने इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और ये जो समझाने का तरीका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं आता है तो आप ऊपर लिखिएगा, मतलब यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बाय पंकज सर, आपको आपके सामने वीडियो आ जाएंगे और आराम से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चतुसंयोजकता क्या है, आपने इस तरह से डिफिनेशन लिख देना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया था और वही बात मैंने आपको यहाँ समझाया। आशा करता हूँ यह दोस्तों आपको समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। पसंद आ रहा है ना तो लाइक करते चलना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं कार्बन की उपस्थिति, यानी कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कार्बन प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि कार्बन जो होता है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। सवाल यह उठता है कि स्वतंत्र अवस्था क्या है और संयुक्त अवस्था क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वतंत्र अवस्था वह अवस्था है जो कोई भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसका डायरेक्ट यूज कर ले। जैसे कि हीरा, अगर हीरा आपको मिल जाएगा ना तो डायरेक्ट आप उसका यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और संयुक्त अवस्था में जो भी प्राप्त होता है, जैसे संयुक्त अवस्था में यौगिक प्राप्त होता है तो उसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको बनाना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दिया हूँ क्योंकि हमें बीच में जो वीडियो बना रहे थे तो छूट गया था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो मैं अलग से ये क्लिप जोड़ा हूँ, ओके। आज़ाद है, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास है स्वतंत्र अवस्था में मुख्य रूप से हीरा, ग्रेफाइट, और मुख्य रूप से देखिए 2 ही पाया जाता है, हीरा और तथा ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्र अवस्था में मुख्य रूप से कौन पाया जाता है, हीरा तथा ग्रेफाइट। लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरीन भी पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका हाल ही में खोज किया गया है, जैसे लिखा गया है, जो कि अभी हाल ही में खोजा गया है। और खोजा तो गया है बकमिंस्टर फ्लोरीन का, ठीक है दोस्तों, खोज हो चुका है, लेकिन इसके गुण धर्म का अभी पता नहीं चला है, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारे पास है संयुक्त अवस्था में कार्बन प्राकृतिक में यौगिक के रूप में पाया जाता है। कार्बन यौगिक के रूप में किस अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह हम बात करते हैं चौथे नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन, उसके बाद पेट्रोलियम, लकड़ी, ETC, इन सभी में कार्बन की उपस्थिति होती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हीरा के भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि हीरा एक अनोखी चमक वाली रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। इसको समझिए कि लिखा गया हीरा एक अनोखी चमक वाली, यानी बहुत ज़्यादा ये चमकीला होता है, ठीक है दोस्तों। रंगहीन मतलब कलरलेस, कलरलेस का मतलब कि जिसका कोई कलर ही ना हो, ठीक है। तो रंगहीन पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है दोस्तों, ये होता है। सेकेंड हमारे पास है हीरा काफ़ी भारी तथा कठोर होता है, यानी हीरा जो होता है, हीरा में काफ़ी ज़्यादा वजन होता है तथा कठोर होता है। याद रखना कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा पदार्थ है, तो वो है हीरा, ठीक है दोस्तों। थर्ड में हमारे पास है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी हीरा जो है वो हीरा के अंदर विद्युत जो होता है ना, अपना करंट, वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। एवं तेज गर्म
करने पर जलता है। अगर हीरा को तेजी से गर्म करोगे ना तो ये क्या होगा, जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो तेज गर्म करने पर क्या होता है, जलता है और कार्बन बनता है, यानी CO2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि आप सबको पता है कि कार्बन के दो अप्रूप कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट के गुणधर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहला हमारे पास है लिखा गया कि ग्रेफाइट एक धूसर कलर का अपारदर्शी पदार्थ है। यानी ये जो धूसर का मतलब भूरा रंग का होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रेफाइट क्या है, मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाए, वैसे मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया। देखिए बच्चे लोग जो पेंसिल से लिखते हैं ना, वो पेंसिल जो अपना होता है जिसे आप लोग लिखते हैं, बच्चे लोग लिखते हैं, उसमें जो काला कलर का होता है वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो ग्रेफाइट एक धूसर कलर का अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी का मतलब इसकी जिसके आर पार देखा न जा सके। सेकेंड हमारे पास है ग्रेफाइट हीरा से हल्का होता है, ये तो सबको पता है। तीसरा हमारे पास है ग्रेफाइट भंगुर होता है। भंगुर का मतलब कि अगर इसको किसी चीज़ से अगर तोड़ोगे ना तो ये पाउडर की तरह हो जाएगा, या फिर हथौड़ी ले लो, इसको पटक दो उस पर तो वो पाउडर की तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भंगुर यानी पाउडर की तरह हो जाता है। चौथा हमारे पास है यह विद्युत का चालन करता है। जी हाँ, आप पेंसिल ले लीजिएगा, दोनों तरफ से छील दीजिएगा, किसी 5 इंच सॉकेट में लगा दोगे तो क्या होगा, उसमें बिजली प्रवाहित होता है। ठीक है, इसलिए चालन का मतलब विद्युत, जिससे विद्युत बह सके। ठीक है दोस्तों, पांचवा हमारे पास है ग्रेफाइट को गर्म करने पर जलता है। जी हाँ, ग्रेफाइट को अगर गर्म करोगे तो जलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ग्रेफाइट के गुणधर्म के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। अगर आपसे कोई पूछे कि हीरा जो होता है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, चालन का मतलब उसमें विद्युत क्यों नहीं प्रवेश करता, अगर कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? तो कहना यही कि क्योंकि हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो ही विद्युत का कोई भी पदार्थ चालन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी पदार्थ किसका चालन नहीं करेगा, तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हीरे की जो संरचना देख रहे हैं आपके बुक में दिया हुआ है। भाई दबे अगर आपसे पूछे कि हीरे की संरचना बताएं तो इस तरह से देखो, सीख लो भाई बनाने का तरीका। ठीक है, बनाना कोशिश करना घर पे। ठीक है दोस्तों, आप सीख जाओगे। इसी तरह चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। सॉरी, ग्रेफाइट है तो विद्युत का चालन क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि यह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो वही हम समझेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो लिखा गया कि ग्रेफाइट में सहसंयोजक आबंध द्वारा केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही यह विद्युत का चालन करता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है, तो सिंपल सी यहाँ पे मैंने लिखा कि एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही क्या करता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। अगर कोई पूछे तो कहना भाई उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, इसीलिए क्या करता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। अब इसको समझिए बारीकी से। जैसे ग्रेफाइट में सहसंयोजक आबंध द्वारा केवल 3 कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर देखो, ये होता है कार्बन का डायग्राम है, ये चित्र है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट का फिगर है। तो आप देखोगे इसमें तो सभी क्या होगा, 3 कार्बन के परमाणु से ही जुड़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यानी 3 कार्बन के परमाणु से यहाँ भी जुड़े हुए। यहाँ भी देखो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यानी 3 कार्बन के परमाणु से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ देखो एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन के परमाणु से जुड़े हैं, 3 कार्बन के परमाणु से जुड़े हुए एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लेना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है तो आप आसानी से ये लिख करके और ये डायग्राम दर्शा देना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हीरा का उपयोग के बारे में। जी हाँ, हीरे के उपयोग जान लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका बात करते हैं कि कांच को काटने के लिए हीरा का जो उपयोग किया जाता है, किसको, कांच को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारे पास है गहने बनाने के लिए।
कहने का मतलब जो भी इंसान आभूषण पहनता है उसमें भी, गहने में भी हीरा का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। थर्ड हमारे पास है नेत्र सर्जनों द्वारा मोतियाबिंद दूर करने के उपकरण में भी किया जाता है, यानी मोतियाबिंद दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है हीरे का, और किसमें, तो नेत्र सर्जरी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह बात आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में। तो वो हम समझेंगे कि ग्रेफाइट का उपयोग यानी प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं ग्रेफाइट का जो प्रयोग है स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है यह कि स्नेहक क्या है। दोस्तों, मशीन के पार्टों के बीच में होने वाले घर्षण को कम करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम स्नेहक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड में हम सेकेंड में हमारे पास है सेल में एनोड बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेल यानी बैटरी। ठीक है दोस्तों, बैटरी में एनोड बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद थर्ड है हमारे पास कि विद्युत मोटर के कार्बन ब्रश में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो विद्युत मोटर होता है उसमें जो कार्बन ब्रश लगा रहता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर में पेंसिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो ग्रेफाइट होता है और पेंसिल होता है जिसमें काला कलर का भाग होता है जिससे हम लिखते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है पेंसिल का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिय छात्रों, हमारे पास है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये बकमिंस्टर फ्लोरीन कमरे के ताप पर क्या होता है। कमरे के ताप मतलब जो हमारे रूम का टेम्परेचर है उस ताप पर क्या होता है, तो यह एक काला ठोस होता है। क्या होता है, काला ठोस। अब बकमिंस्टर फ्लोरीन का संरचना कैसा होता है, तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है। कैसा होता है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है। आप ये फिगर देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि बकमिंस्टर फ्लोरीन का संरचना कैसा होता है, तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, और यह कमरे के ताप पर कैसा होता है, एक काला ठोस होता है। ओके फ्रेंड्स। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। जी हाँ, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। तो इसका डिफिनेशन है कार्बन के यौगिकों को, यानी कार्बन के जो भी यौगिक है उन सभी को ही हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये तो सिंपल है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, अगर ये पूछे तो सिंपल सी बात है कहना, कार्बन के जितने भी यौगिक है उन सभी यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक के प्रकार, यानी कार्बनिक यौगिक के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रकार हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, सेकेंड हमारे पास है हेलो एल्केन्स, थर्ड हमारे पास है एल्कोहल्स, और चौथा में आप देख सकते हैं, फोर्थ में एल्डिहाइड्स, 5 में आप देख सकते हैं कीटोन्स, और उसके बाद छठा नंबर में आप देख लीजिए क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है। तो सभी प्रकार के हम बारी बारी से सबका डिफिनेशन समझेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेहनत करते रहना और जुड़े रहना, पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों, कहीं से भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मेल से जो बनता है यौगिक उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सेकेंड में आपने लिया कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के देख सकते हैं, लिखा गया कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड में हमारे पास है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम डिटेल से समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। ठीक है दोस्तों, और शेयर भी करना, क्योंकि यार जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मन ही नहीं लगेगा वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलो यार आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। बारीकी से समझना, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें एकल बाउंड बनता है, यानी एकल बंधन बनता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
कॉपी कलम निकाल करके लिखिए इस डिफिनेशन को, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें एकल बाउंड बनता है, यानी एकल बंधन बनता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने मेथेन लिया, मेथेन का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया। अब देख सकते हैं यहाँ एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन है, तो एक एक लाइन है, मतलब एकल बंधन बन रहा है। तो इस तरह की जब भी स्ट्रक्चर देखो ना, तो भाई वो होगा क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और किस श्रेणी के होंगे? तो एल्केन श्रेणी के होंगे। किस श्रेणी के? एल्केन श्रेणी के, याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगर एकल बाउंड बन रहा है तो एल्केन श्रेणी के होंगे, और ये जो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होंगे। अगर कोई पूछा कि मेथेन क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेथेन, ठीक है। मैं आपको सभी में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर एल्केन श्रेणी के कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं उन सब का निर्माण कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आपने समझ लिया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वो आपने जान लिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो एक प्रकार के, वो है एल्केन। और याद रखना, एल्केन में जितने भी सूत्र आएंगे ना, वो सबको निकालना भी बताऊंगा, पहचानना भी बताऊंगा। कि बहुत सारे सूत्र दे देंगे और कहेंगे कि किस श्रेणी के सूत्र है, एल्केन के या एल्कीन के या एल्काइन के, उन सबको बताने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा, यानी पहचानने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसको जरा बारीकी से समझिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड दोनों बनते हैं, यानी अलग अलग डबल बाउंड भी होंगे और ट्रिपल बाउंड भी होंगे, दोनों अलग अलग बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सवाल यह उठता है कि डबल बाउंड किस में बनेंगे और ट्रिपल बाउंड किस में बनेंगे, वो हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। यहाँ देखो एल्केन है, ठीक है दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक प्रकार के जो है एल्कीन, ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, वो है एल्कीन और एल्काइन। अब देखिए एल्कीन में क्या होगा? डबल बाउंड बनेंगे, ठीक है दोस्तों। एल्कीन में क्या होगा? डबल बाउंड। आप देख सकते हैं डबल बाउंड बन रहा है दो कार्बन के बीच, तो वो क्या होगा? एल्कीन श्रेणी के, ठीक है दोस्तों। और एल्काइन श्रेणी में देख लीजिए, एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बाउंड बनेगा, यानी दो कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बाउंड बना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एल्काइन श्रेणी के। जब भी अगर ट्रिपल बाउंड बने ना, तो समझ जाना एल्काइन श्रेणी के है और वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर डबल बाउंड बना तो एल्कीन श्रेणी के है और वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त ही हाइड्रोकार्बन है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए डबल बाउंड, जो यहाँ जो स्ट्रक्चर मैंने लिया, ये बना रखा है स्ट्रक्चर किसका? एथीन का, यानी C2H4 का, ठीक है दोस्तों। और ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है C2H2, ये है एथाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र हम किस ट्रिक से याद रखेंगे, और उसके साथ एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं उन सबको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, और उन सबको मतलब बनाएंगे कैसे, वो मैं बताऊंगा। एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं उन सबको कैसे निकालेंगे, एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं उन सबको हम कैसे निकालेंगे, और पहचान करने का तरीका मैं बताता हूं। अगर दोस्तों एल्केन श्रेणी के जो भी सूत्र होगा ना, तो उसके लास्ट में रहेगा लगा हुआ एन। क्या लगा रहेगा? एन, याद रखना। एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे ना, उन सब में लगा होगा एन। जैसे कि मेथेन C2H4 है, C2H4, तो मेथेन, तो लास्ट में क्या? एन है ना, लास्ट में एन लगा होगा, तो समझ जाना एल्केन श्रेणी के। मेथेन, एथेन, तो लास्ट में है ना एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो लास्ट में एन लगा होगा ना, तो वो जब भी ऐसा पूछे ना, जितना भी सूत्र जैसे इस तरह के जो लास्ट में एन लगा होगा, तो वो सब क्या होगा? एल्कीन श्रेणी के, ठीक है दोस्तों। अब एल्कीन श्रेणी में क्या होगा? एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे वो लास्ट में क्या लगा रहेगा? इन लगा रहेगा। एल्कीन यानी इन लास्ट में लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा फ्रेंड्स? इन। तो जैसे कि एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, तो इन लगा होगा ना, तो समझ जाना एल्कीन श्रेणी के सूत्र है। एल्काइन में क्या होगा? आइन लगा होगा, एल्काइन, तो लास्ट में आइन लगा होगा, जैसे कि एथाइन, प्रोपाइन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो भी सूत्र होंगे ना, उस समय लास्ट में ई आइन लगा होगा, तो समझ जाना एल्काइन श्रेणी के सूत्र है। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूं और कैसे निकालेंगे उन सभी को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं। तो इस वीडियो में हम फिलहाल बात करेंगे एल्केन, ओके, एल्केन, उसके बाद एल्कीन, और उसके बाद हम बात करते हैं एल्काइन, ठीक है दोस्तों, एल्काइन।
अब इसको हम सूत्र से हम कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक मैं बताने वाला हूं। इसका ट्रिक है सटाके हटाके घटाके। ठीक है दोस्तों, क्या है ट्रिक? सटाके हटाके घटाके। तो इससे पहले आपको लिखना एक चीज याद रखना है, CnH2n, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? CnH2n सभी में लगा दीजिए, CnH2n। ओके, इसमें भी लगाइए CnH2n। ओके, अब लगाइए ट्रिक सटाके हटाके और घटाके। तो सटाने का मतलब +2 सटाना है, ठीक है। हटाने का मतलब 2 इसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। हटाने को मतलब हटा देना है, इसमें 2 नहीं लगाना है। और घटाने का मतलब इसमें 2 घटा देना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 2 घटा दिया। तो इसका ट्रिक आप देख सकते हैं निकल चुका है। पहले लिख लेना है एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, उसके बाद CnH2n, 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 फिर वही बात है, 2 जोड़ देना है, इसमें 2 नहीं जोड़ना है, इसमें 2 घटा देना है, यानी सटाके हटाके और उसके बाद घटाके। तो ये हमारे पास ट्रिक है एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र। अब इसमें ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि ये C क्या है? तो C तो कार्बन है, H क्या है? तो हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ N क्या है? तो N हमारा संख्या आता है, जैसे कि जहाँ लिखा रहेगा कि जहाँ N बराबर 1 है ना, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 दिया रहेगा। तो n के स्थान पे कोई भी हम संख्या लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एल्केन श्रेणी के सूत्र याद करेंगे, एल्काइन एल्कीन के और उसके बाद एल्काइन के, यानी सभी के श्रेणी में जितने भी सूत्र आते हैं उन सभी को हम निकालेंगे n की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालने से पहले जैसे कि मान लेते n बराबर 1 है, n बराबर क्या है? 1 है, या n बराबर 2 लेंगे। इसका मतलब ये समझिए कि जहां कार्बन परमाणु यानी कार्बन के परमाणु की संख्या 1 होगी तो क्या होगा? कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी तो क्या हम बोलेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणी के सभी सूत्र हम निर्माण करेंगे तो आपको वो आना चाहिए कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे। इस तरह से आते रहते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूं। तो ये तो ट्रिक आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल की मदद से आपको समझाऊंगा बारीकी से कि एल्केन श्रेणी एल्कीन और एल्काइन सबका अलग अलग निकाल करके सूत्र मैं बताऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं लिख करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा कुछ शब्द। अगर n की जगह पे 1 रहेगा तो मेथ पढ़ेंगे, अगर n की जगह पे 2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे। अच्छा, आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। ये जो n के स्थान पे 1 आप देख रहे हैं, मतलब ये कार्बन की परमाणु की संख्या 1 होगा। अगर कार्बन की परमाणु की संख्या 2 तो एथ पढ़ेंगे, कार्बन की परमाणु की संख्या 3 तो प्रोप, इसी तरह कार्बन की परमाणु की संख्या 4 तो ब्यूट, कार्बन की परमाणु की संख्या 5 तो पेंट। मतलब इसी तरह अगर ऐसा रहा कि कार्बन की परमाणु की संख्या 6 तो हैक्स, 7 तो हैक पढ़ेंगे, और 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक पढ़ेंगे। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, और n के जगह पे 1 लेंगे, n के जगह पे 2, n के जगह पे 3, ये सब हम लेंगे कब? जब एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणी के हम सभी सूत्र निर्माण करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको निकाल करके बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि एल्केन, यहाँ पे लिखते हैं एल्केन, और एल्केन श्रेणी के हम सूत्र निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है पहले वो लिख लीजिए। इसका सूत्र होता है CnH2n+2, है ना दोस्तों। ये हमारे पास सूत्र होता है एल्केन का, क्या? CnH2n+2। और इसकी मदद से मैं इस श्रेणी के जितने भी सारे सूत्र हैं वो निकाल करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलो हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि n = 1, यानी n के स्थान पे 1 लिए तो हम कैसे सूत्र का निर्माण करेंगे। यानी n के स्थान पे 1, कहने का मतलब कि कार्बन की परमाणु की संख्या 1 ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं तो इसी में हम पुट करेंगे मान। ठीक है, जैसे कि C है तो C लिखिए, n है तो n के स्थान पे 1 है तो 1 लिखिए, h है ना तो h लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, और इस बीच में क्या है? गुना का निशान है तो गुना लगाइए। n के स्थान पे 1 रखना है तो हम n के स्थान पे 1 रख दिए, +2 है तो 2 लिखिए। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया। अब यहाँ C है तो C लिखिए, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। h है तो h लिखिए। अब यहाँ 2 है, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2, और 2 यहाँ इसमें ऐड कर देंगे तो 2 और 2 कितनी हो जाएगा? 4। तो CH4 आया। भाई ये जो CH4 आया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये सूत्र का निर्माण आया, तो जब क्या पढ़ेंगे तो उसको हम पता कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले
N के स्थान पे कितना लिया था 1, यानी कार्बन की परमाणु की संख्या 1 लिया था। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, मेथ। तो यही हम पहले लिख देंगे इसमें मेथ। ओके दोस्तों, पहले ये लिख देंगे मेथ। और उसके बाद देखिए ये किस श्रेणी का है, यानी हम जो निकाले थे एल्केन श्रेणी का, तो एल्केन के लास्ट वाला वर्ड इसमें पुट करना है। तो एल्केन है मतलब लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। एल्केन है तो एन आएगा, तो यहाँ मेथ है इसमें एन जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा। तो मेथेन इस तरह से लिखाएगा, है ना दोस्तों, निकल गया ना सूत्र। इसी तरह मान लेते हैं कि एन के स्थान पे अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो इसी सूत्र में हम पुट करेंगे। तो हमारे पास सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो C है तो C लिखिए, N के स्थान पे क्या लिखेंगे 2, तो हम लिखेंगे 2। H है तो H लिखिए, 2 है ना तो 2 लिखिए, और बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो मल्टीप्लाई दीजिए। N के स्थान पे कितना रखेंगे 2, तो 2 लिखिए, और प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। मैंने लिख दिया। ओके दोस्तों, C है तो C लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 में और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, यानी H6। कहने का मतलब C2H6 हमें प्राप्त हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल है, हमने क्या लिया, N के स्थान पे कितना लिया था 2, यानी कार्बन की परमाणु की संख्या 2 लिया था, जिसको हम पढ़ते एथ। तो हम लिखेंगे पहले एथ, ठीक है। अब देखिए इसकी श्रेणी का है तो एल्केनी श्रेणी का ना हम निकाल रहे हैं, तो इसके लास्ट में क्या आएगा एन, तो एथेन इसको पढ़ेंगे। यहाँ लास्ट में एन जोड़ेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे, एथेन। तो एथेन इस तरह से लिख देंगे, है ना दोस्तों, कितना आसान है। C2H6 हमारे पास निकल गया एथेन। इसी तरह आप निकाल सकते हैं। और लेते हैं हम थोड़ा, देखते हैं इसको मिटा करके, समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो लाइक करते चलना, ठीक है दोस्तों। आइए हम एक और ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और निकालते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं n = 3, ठीक है, यानी n के स्थान पे 3 रख करके हम चलते हैं। C है तो C लिखिए, n के स्थान पे 3 रखिए। H है तो H लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, बीच में मल्टीप्लाई रहता है मल्टीप्लाई दीजिए, n के स्थान पे 3 रखिए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 लिखिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हल कीजिए। C है तो C, 3 है तो 3, H है तो H, 2 तिहाई कितना होगा 6, और 2 जोड़ेंगे तो कितना 8, यानी C3H8। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 3 लिए थे n के स्थान पे, यानी कार्बन की परमाणु की संख्या 3, तो उसको पढ़ते प्रोप, तो हम लिखेंगे प्रोप। ओके, किस कैटेगरी का है, एल्केन, तो इसका लास्ट वाला आएगा क्या N, यानी प्रोपेन। ओके दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम कार्बन की परमाणु की संख्या 5 लेकर के आएंगे तो पेंटेन हमारा निकलेगा, 6 रहेगा तो हेक्सेन, 7 तो हेप्टेन, उसके बाद 8 ऑक्टेन, इस तरह से आ जाएगा डेकेन तक। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम एल्केन तो निकाल लिए, एल्केन के बाद हम एल्कीन का निकालते हैं, फिर हम एल्काइन का निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स हम निकालेंगे सेकेंड में एल्कीन का, एल्कीन श्रेणी का। किसका दोस्तों, एल्कीन श्रेणी का निकालेंगे, और इसको हम याद करने का ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, इसलिए चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है, इसका होता है CnH2n। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास सूत्र होता है। अब इसी में n के जगह पे पुट करके आप भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। मान लेते हैं n के स्थान पे 1, यानी कार्बन की परमाणु की संख्या 1 लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, चलिए C है तो हम लिखेंगे C, N है तो N के स्थान पे 1 लिखिए, और H है तो H लिखिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई रहता है मल्टीप्लाई, N के स्थान पे 1 लिखना है, 1 लिख दीजिए। ओके, अब इसको हम अलग करेंगे तो C1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत ही मत लिखिए, C, H है तो H लिखिए, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, CH2। अब इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, हमने लिया था N के स्थान पे 1, यानी कार्बन की परमाणु की संख्या 1 लिया था, जिसको हम पढ़ते हैं मेथ। तो चलो हम लिखते हैं मेथ। ओके, मेथ मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ किस श्रेणी का हम निकाल रहे हैं, तो ये एल्कीन श्रेणी का है। एल्कीन तो लास्ट में आएगा इन, यानी मेथीन, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथीन। निकल गया दोस्तों। इसी तरह अगर हम n के स्थान पे 2 लेते हैं तो कैसे होगा, C है तो C लिखिए सूत्र में, और n के स्थान पे 2 लिखेंगे। चलिए, H है तो H लिखिए, अब 2 है तो 2 लिखिए, बीच में मल्टीप्लाई रहता है मल्टीप्लाई का निशान दीजिए, n के स्थान पे 2 लगा दीजिए। तो चलो हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे 2। ओके दोस्तों, अब यहाँ से कैसे निकलेगा, चलो यहाँ से निकालते हैं। C2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी C2H4 आया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए हमने कार्बन की परमाणु संख्या 2 लिया था, जिसको हम कहेंगे एथ। ओके दोस्तों,
और किस कैटेगरी का है, एल्कीन श्रेणी का है, तो इसके लास्ट में आएगा इन, तो एथीन इसको पढ़ेंगे। आ गया ना दोस्तों, इस तरह से C2H4 एथीन। इसी तरह अगर हम कार्बन की परमाणु संख्या 3 लेकर के चलेंगे तो आएगा हमारे पास प्रोपीन, 4 रहेगा तो ब्यूटीन, 5 रहेगा तो पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, है ना दोस्तों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए अब हम तो एल्कीन ले लिए, अब हम लेते हैं एल्काइन। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए। ठीक है दोस्तों, दान दक्षिणा दीजिएगा तब तो भाई अच्छा लगेगा ना, है ना दोस्तों। चलो इसको मैं मिटाता हूं। ओके, मैंने मिटा दिया। अब हम बात करते हैं एल्कीन। ओके दोस्तों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बात करेंगे, एल्काइन। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एल्काइन का सूत्र क्या होता है, घटा दो, है ना, यानी CnH2n-2, थोड़ी गर्मी है, CnH2-2, है ना दोस्तों, यही हमारे पास सूत्र होता है। अब यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, n के स्थान पे हम अगर 1 रखते हैं, यानी कार्बन की परमाणु संख्या 1 लेते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो C के जगह पे तो C लिखिए, 1 के जगह पे 1 लिखिए, सॉरी n के जगह पे 1, H है तो H, 2 है तो 2, बीच में मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो n के जगह पे क्या लेंगे, 1, ओके, और माइनस है 2 तो 2 लिखिए। ओ सॉरी, मैं आपको बता दूं कि 1 लेकर के आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नहीं निकलेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे n के जगह पे 2 लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखते हैं हम, यहाँ भी 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, C2H है तो H, 2 2 कितना होगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2। ओके दोस्तों, ये हमारे पास आया तो C2H2। अब C2H2 को हम कौन सी सूत्र, इसका हम क्या पढ़ेंगे इसको, तो देखिए C2 यानी कार्बन की परमाणु की संख्या 2 है तो हम एथ लिए, तो हम यहाँ पे लेंगे एथ। ओके, और किस श्रेणी का, एल्काइन, तो इसके लास्ट में आएगा आइन, यानी एथाइन ही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एथाइन। इसी तरह अब हम n के जगह पे अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो C है तो C लिखिए, n के जगह पे 3 रखिए, H है तो H लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, बीच में मल्टीप्लाई, n के स्थान पे 3 लिखना है और -2। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, C3H और 2 3 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी C3H4, है ना। तो कार्बन की परमाणु की संख्या हम 3 ले रहे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं प्रोप, है ना। और यहाँ पे देखिए किस श्रेणी का है, तो एल्काइन का है, तो आइन यानी प्रोपाइन। ठीक है दोस्तों, प्रोपाइन, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जो भी सूत्र है जिसका निकालना चाहते हैं रख करके आप निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ जो आप देख सकते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसको हम याद करने का ट्रिक क्या है, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बनाया यहाँ पे 3 शब्द यहाँ पे अलग, 4 शब्द यहाँ पे अलग और 3 शब्द यहाँ पे अलग। आपको फर्स्ट में याद रखना है मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, पढ़िए मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में पढ़ना है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हो गया। लास्ट में आपको पढ़ना है ऑक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 3 शब्द में बांट करके याद कर सकते हैं। पहले पढ़ना है मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है दोस्तों, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से लिख करके उसके बाद नंबर अपना डाल दीजिएगा, C1, C2, C3, इस तरह से 10 तक डाल दीजिएगा और उसके बाद आसानी से आप कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको अच्छा लगा क्या, अच्छा लगा ना, तो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी फायदा उठा ले, है ना दोस्तों। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा एल्कील समूह किसे कहते हैं। एल्कील समूह मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एल्कील समूह समझ लीजिए, लिखा गया है एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से बना समूह एल्कील समूह कहलाता है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए लिया मैंने मैथिल समूह, जिसका सूत्र है CH3। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एल्केन समूह से ना, कह रहा है कि एल्केन समूह से अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने से, मतलब एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने से जो बनता है, तो हम एल्केन के श्रेणी के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि CH4, है ना, ये मेथेन है। अब इसका पहले संरचना सूत्र मैं आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, तो कार्बन है एक कार्बन, तो कार्बन रखिए। कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन को इस तरह आप सजा दीजिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है ना,
तो हाइड्रोजन के बाहतम कक्षा में पहले 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन चारों साइड से लगा दीजिए, है ना, इस तरह से आप लगा दीजिए, लगा दिए। अब हाइड्रोजन के बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, और ये सब क्या करेगा, आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेगा। देखिए इस तरह से बॉन्ड बना लिया ना दोस्तों। अब कहा जा रहा है, अब सूत्र पे जाइए कि एल्केन समूह यानी एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से, तो मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु मैंने हटा दिया, ठीक है, तो हटाने से बना समूह एल्कील, देखिए एल्कील समूह कहलाता है। तो यानी एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो जो बना ये एल्कील समूह कहलाएगा। तो एल्कील समूह का इसका नाम क्या होगा, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिखा। हाइड्रोजन कितने बचे, 1 2 3, तो H और ये 3, तो CH3 बचा हमारे पास। अब CH3 क्या है हमारे पास, मैथिल समूह यानी मैथिल है, ठीक है दोस्तों। CH3 क्या होता है, मैथिल होता है, और ये मैथिल समूह हमें प्राप्त हो गया, यानी एल्कील समूह किसे कहते हैं ये हमने जान लिया, ठीक है दोस्तों। यानी CH3 जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, मैथिल समूह प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। और यही हमारे पास इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि इसको बहुत ही बारीकी से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने सिंगल बाउंड बताया था, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, ठीक है दोस्तों। तो सिंगल बाउंड, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड की मदद से, और साथ ही साथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट ऑफ नॉन डेट, इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा IUPAC नामाकरण। जी हाँ, यानी कोई भी सूत्र है उसका IUPAC नामाकरण हम कैसे करते हैं, सिंगल बाउंड वाला भी बताऊंगा, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, इन सभी के मैं IUPAC नामाकरण बताने वाला हूं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा IUPAC नामाकरण। बहुत आसान होता है, सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, तीनों पर एक एक उदाहरण हम देखेंगे। हालांकि इस पर मैं सेपरेट वीडियो बहुत सारे बना रखा है, ठीक है दोस्तों, देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड बनता है तो उसके लिए हम लास्ट में N लिखते हैं। देखिए ये लास्ट में लिखाएगा N, ये पहले और ये लास्ट में ये सब लिखाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बाउंड बनता है तो N लिखेंगे, डबल बाउंड बनेगा तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बाउंड बनेगा तो आइन लिखेंगे। अब ये N क्यों लिख रहे हैं, इन क्यों लिख रहे हैं, आइन क्यों लिखेंगे। देखिए सिंगल बाउंड जो बनता है वो होता है क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बाउंड किसमें होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने पीछे बताया, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है। तो अगर सिंगल बाउंड बनेंगे तो N लिखेंगे। N क्या यहाँ से निकला, एल्केन से। देखिए ये एल्केन श्रेणी का होता है, ये एल्कीन और ये एल्काइन, इसीलिए लास्ट वाला वर्ड लिखा, क्योंकि एल्केन में सिंगल बाउंड बनते हैं उसके लिए। तो एल्केन का लास्ट वर्ड क्या होगा, N, तो मैंने लिखा N। और ये जो होता है एल्कीन, एल्कीन में डबल बाउंड बनता है, ठीक है दोस्तों। तो एल्कीन में डबल बाउंड बनता है तो एल्कीन का लास्ट वाला शब्द मैंने लिखा इन, ठीक है। एल्काइन में ट्रिपल बाउंड बनता है तो उसके लिए एल्काइन, तो लास्ट वाला लिखा मैंने आइन। ओके दोस्तों, तो ये वाला सिंगल बाउंड वाला जो देख रहे हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण, और ये जो डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड देख रहे हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये समझ लिया। अब यहाँ भी पहले तो परिचित है आप, तो कार्बन की परमाणु की संख्या 1 तो मेथ पढ़ेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या 2 तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट पेंट, है ना, एक्सेप्ट, इस तरह से पढ़ लेंगे। मतलब जितना कार्बन की परमाणुओं की संख्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। तो ये समझ गए। आइए अब हम सूत्र निर्माण करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा IUPAC नामाकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम CH4 का कर लेते हैं, ठीक है। तो CH4 का हम कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए किसी भी नामाकरण करने के लिए आपको, यानी IUPAC नाम निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा तो आप किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसा पता चलेगा। तो मैं सोचा हूं कि इसी वीडियो में मैं बता देता हूं ट्रिक से। चलो आप ट्रिक से मैं बता दूं, आपको याद रखना 2 8 8 2, ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 से लेकर के 20 तक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बात है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों याद रखिए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ही होता है, ठीक है, और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 1 और हीलियम के 2 होता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, याद हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है उसका निकालें। जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आना चाहिए,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए परमाणु संख्या आना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए इसका परमाणु संख्या क्या होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो 7 होता है तो ध्यान रखना, पहले 2 है ना इसमें, ये ट्रिक है, 2 है तो 2 लिखो, हमको 7 ही पुराना है, 2 है तो 2 लिखो। अब 2 के बाद और इसमें कितना रखेंगे कि हमें 7 पूर जाए, 5 रखेंगे ना, क्यों रखेंगे, क्योंकि है तो यहाँ 8, लेकिन इसमें से कितना 8 तो नहीं ले सकते हैं, और 10 हो जाएगा ना, वैसे 10 हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे कितना, 5 लिखेंगे, ठीक है तो 8 दूसरे कक्ष में, लेकिन हम जरूरत कितना 5 की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन का हुआ 5, और इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस साइड जो भी होगा वो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि आर्गन, अब आर्गन की परमाणु संख्या याद होना चाहिए, आर्गन की परमाणु संख्या कितना होता है, 18, इस ट्रिक से निकलेगा, पहले 2 है ना तो 2 लिखो, हमको 18 पुराना है, ठीक है, 2 हुआ, 8 है तो 8 लिखो, 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ, अब और कितना चाहिए तो 18 हो जाएगा, ये 8 चाहिए, 8 ले लो, 8 8 16 2 18, 18 पुर गया ना, यानी परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए। तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस साइड जो भी होगा उसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब हम आपको बताएंगे इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। जैसे कार्बन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है आपको पता होगा, उसका इसका 6 होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 2 और 6 होगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 और 4 होगा, ओके फ्रेंड्स। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकला हमारे पास 2,4। अब इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करो, सजा दो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन सज गया। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबके सामने हाइड्रोजन मैंने चारों तरफ लगा दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आप लगा दो, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन को आपस में बाउंड बना लो, इस तरह से बाउंड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो आपस में बाउंड बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो कार्बन 1 है यानी C1 है, कार्बन 1 है, तो जब कार्बन 1 रहता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ पढ़ते हैं, तो हम आपको यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेथ, ओके। अब याद रखना बाउंड, देखो यहाँ पे एक बाउंड बन रहा है, यहाँ भी एक यानी एकल बाउंड बन रहा है, तो एकल बाउंड जब बनता है तो हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, तो मेथ और प्लस में एन, तो क्या होगा, मेथेन, तो इसको पढ़ेंगे मेथेन, तो ये हुआ CH4 का नामकरण मेथेन, ओके दोस्तों। CH4 क्या हुआ हमारे पास, मेथेन हुआ, ओके दोस्तों। तो सिंगल बाउंड वाला आप देख लिए, अब डबल बाउंड वाला मैं आपको बताता हूँ, ओके। अब प्रिय छात्रों हम C2H4 का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण निकालेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पहले आपको बनाना पड़ेगा। कार्बन की परमाणु की संख्या 2 है ना, तो आप क्या करो, कार्बन है ना, तो कार्बन लिखो 2 बार, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और कार्बन की बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन की बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4 है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन रखो, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, फिर लिखो यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। अब क्या करो, सब आपस में बॉन्ड बनाए, इससे ये बिंदु मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ओके दोस्तों, ये वाला इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से संरचना सूत्र मैंने बना लिया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कार्बन के बीच की ना डबल बॉन्ड बने ना, तो डबल बॉन्ड बनने के लिए इसके लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो उसको तो हम लास्ट में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन की संख्या कितनी, 2 यानी C2 है, तो C2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा एथ, ठीक है दोस्तों पहले। उसके बाद अब डबल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे, इन, लास्ट में क्या है, इन, तो इसमें जोड़ देंगे एथ जोड़ इन, तो ये हो जाएगा क्या, एथीन, ओके दोस्तों, यानी C2H4 क्या हमारे पास है, एथीन। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अब ट्रिपल बाउंड वाले हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों अब हम बताएंगे C2H2 का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, कार्बन 2 है तो 2 कार्बन आप लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। कार्बन के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन सजा लीजिए, जैसे मैं सजाता हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे नहीं करो। अब दोस्तों देखिए कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन,
तो चार इलेक्ट्रॉन सजाए कुछ इस तरह से, मान लो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड में रख दो, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ भी हाइड्रोजन रख दो, यहाँ भी हाइड्रोजन रख दो। हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी सब आपस में मिल जाएंगे, बाउंड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बाउंड बना देंगे। तो आप देखो यहाँ पे ट्रिपल बाउंड बने ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 है तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने पढ़ा एथ। ओके, अब कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड बन रहे हैं, तो ट्रिपल बाउंड के लिए आयन, तो ये हो जाए एथ जोड़ आयन यानी एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा हुआ एथाइन हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर समझ में आया तो सही है, अगर नहीं समझ में आया ना तो भाई कमेंट करना कि भैया IUPAC नामकरण मुझे समझ में नहीं आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक करते चलना दोस्तों। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि लिखा गया है कि जिनमें कार्बन परमाणु यानी वलय, बोले तो रिंग, ठीक है, तो जिनमें कार्बन परमाणु वलय यानी रिंग के रूप में व्यवस्थित होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हैं ये सीन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दीजिए, तो आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो संरचना सूत्र बना हुआ है, आखिर ये किसका है, तो ये संरचना सूत्र बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन यानी C6H12, इसका संरचना सूत्र बना है। अगर आपसे कोई पूछे कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण दीजिए, तो आप बोलोगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, यानी C6H12, इसका ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है। यह संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों होते हैं, यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, संतृप्त भी हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड बना है, तो सिंगल बाउंड जो बनता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और जब डबल बाउंड इसमें बनेगा तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिखा गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन, जिसका सूत्र C6H6 है, तो क्या ये वाला ये जो है ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन, क्या ये हमारा चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। C6H6 ये क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन ये होगा। ठीक है दोस्तों, और ये असंतृप्त वाला यानी इसमें डबल बाउंड बनेगा। जैसे देख लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो यहाँ तो 6 पहले से है। हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ मात्र कितना है दोस्तों, 6 है, तो यहाँ तो 12 है, तो एक एक क्या करेंगे हाइड्रोजन मिटा देंगे। ठीक है दोस्तों, जब मिटा देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से देखिए आप कितना बचा, 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 बचा ना, 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया है ना। तो इस तरह से अब हमारे पास कितना बचा, देखिए 1 2 3 4 5 6 बचा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डबल बाउंड बनेगा। ठीक है, इस तरह से डबल बाउंड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस दोनों के बीच, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन दोनों में बाकी रह जाए, क्योंकि हाइड्रोजन तो हट गया ना, इस तरह से डबल बाउंड हमारे पास बन जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सूत्र हुआ संरचना सूत्र किसका हुआ, ये हमारे पास हुआ बेंजीन का। ओके दोस्तों, बेंजीन का संरचना सूत्र हमें ये प्राप्त हो गया। ओके दोस्तों, आई होप कि यह बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों समझ आ गया है आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा समावयव किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि समान अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक यौगिक को समावयव कहा जाता है। ये कहा जाए, इसका डिफिनेशन ये है। तो यहाँ पे समझिए, समान अणुसूत्र मतलब समझिए कि सूत्र जो होगा ना उसका वो समान होगा, सेम होगा, लेकिन संरचना, परंतु यहाँ लिखा है विभिन्न संरचना, यानी संरचना जो होगा ना उसका स्ट्रक्चर वो अलग होगा। ठीक है दोस्तों, उसे ही हम क्या कहेंगे, समावयव कहते हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए आप देख सकते हैं सूत्र, यहाँ देखिए C4H10, ये हमारे पास सूत्र तो समान है ना, यहाँ भी C4H10 ये भी सूत्र समान है। ठीक है दोस्तों, ब्यूटेन, यहाँ भी ब्यूटेन, तो सूत्र तो समान है, लेकिन संरचना क्या है इसका अलग है, स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों इसका अलग है। ओके दोस्तों, और यहाँ भी देखिए सूत्र समान है लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है दोस्तों, उसे ही समावयव कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, थोड़ा नाम का भी फर्क है। ठीक है दोस्तों, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में अंतर अगर से पूछा जाए तो इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा
इसमें और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा गया एक बात कि यह 4 या अधिक कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के ही साथ संभव है। यानी ये जो श्रृंखला है ना वो किससे बनेगा, यानी यह 4 या अधिक, यानी 4 या उससे अधिक हाइड्रोकार्बन के साथ ही यह संभव है, वरना दूसरे के साथ ये संभव नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो श्रृंखला तैयार हुआ है, यानी स्ट्रक्चर, ये भी श्रृंखला है, तो इस श्रृंखला को क्या कहेंगे? इस श्रृंखला को कहेंगे सीधी श्रृंखला। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस टाइप के श्रृंखला को क्या कहते हैं? सीधी श्रृंखला। और इस टाइप के श्रृंखला को क्या कहते हैं? खांखित श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ये खांखित श्रृंखला है और ये सीधी श्रृंखला है। तो भाई ये होता है, इसका संरचना अलग यानी भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम इसको समावयव कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए ब्यूटेन का सूत्र C4H10 का इसका संरचना है और ये भी C4H10 का संरचना, यानी संरचना अलग है, नाम भी थोड़ा फर्क है। इसको आइसोब्यूटेन बोल दिया गया और इसको ब्यूटेन बोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। आइए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक करते चलना दोस्तों, बहुत मेहनत लग रही है यार। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी क्या है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सजातीय श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन आता है। ठीक है, एल्केन की हम बात कर ले, जैसे कि CH4, ठीक है, CH4, उसके बाद C2H6 है ना, उसके बाद आता है C3H8, उसके बाद C4H, यहाँ पे 8 होगा, C4H10। तो इस तरह के जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब इस तरह के जो भी आएगा ना वो सब किस में जाता है? किस में जाता है दोस्तों? तो वो जाता है सजातीय श्रेणी में। ठीक है, और इनके जितने भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं और इसके स्ट्रक्चर भी एक ही, मतलब इस सब से क्या होता है? मिलता जुलता रहता है सबका स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये होता है सजातीय श्रेणी। आप इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उसके बारे में मैं जानूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, लिखा गया कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील मतलब ज़्यादा ताकतवर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिक्रियाशील बनाते हैं और उसके गुणधर्म का सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रियात्मक समूह में यहाँ 2 चीज़ पढ़ना है, हैलो समूह और एल्कोहल समूह। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अगर कोई सूत्र दे दे, कहा जाए कि हैलो समूह पहचानिए, एल्कोहल समूह को पहचान करके बताइए, तो कैसे पहचानेंगे? तो हैलो समूह में क्या होगा कि क्लोरो यानी लास्ट में Cl लगा होगा, ब्रोमो यानी Br लगा होगा, आयोड यानी I लगा, इन तीनों में से कोई भी लगा होगा ना तो कहना कि भाई ये हैलो समूह के तत्व है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम पर लिखा, जैसे क्लोरोमेथेन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लोरोमेथेन। ठीक है दोस्तों, क्लोरोमेथेन, इसका सूत्र क्या है? देखिए CH3 और Cl। तो भाई ये जो CH3Cl जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं माइनस का, ये बाउंड है। ठीक है, एकल बाउंड। तो CH3Cl जो है ये हमारे पास, देखिए लास्ट में Cl लगा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हैलो समूह के तत्व है। ठीक है दोस्तों, हैलो समूह। अब यहाँ पे ब्रोमोमेथेन, यहाँ पे देखिए Br लगा है, यहाँ मैंने बोला ना कि Br यानी ब्रोमो लगा रहेगा तो भी क्या है? हैलो समूह के ही होंगे, तो ये भी हैलो समूह के ही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहते हैं एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह जो होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। OH, ये माइनस जो लगा रहे यानी एकल बाउंड, ठीक है, रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं माइनस, लेकिन OH अगर लास्ट में लगा होगा ना तो समझ जाना ये किसके समूह के होंगे? एल्कोहल समूह के होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं लिखा मैंने CH3OH, तो मेथेनॉल का ये सूत्र है, तो ये मेथेनॉल होगा किसके समूह के? तो ये होगा एल्कोहल समूह का। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारे पास OH लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप हैलो समूह और एल्कोहल समूह को आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पसंद आ रहे तो लाइक करते चलना है, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन सब के समूह को हम कैसे पहचानेंगे जब दिया रहेगा किसी का सूत्र? तो हम बताएं दे आपको कि एल्डिहाइड जो समूह होता है ना, ये क्या होता है? एकल बाउंड
तथा कार्बन के एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है दोस्तों, और याद रहे ये हमारा जो होता है एकल बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये CHO लास्ट में लगा होगा ना, जब भी CHOH लास्ट में लगा होगा तो समझ जाना एल्डिहाइड समूह है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिया मेथेनल, अब मेथेनल का सूत्र क्या होता है HCHO, तो यहाँ पे देखो लास्ट में CHO लगा हुआ है। देखिए बाउंड लगा होगा एकल बाउंड या नहीं लगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, ये लगा होना चाहिए, CHO लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मेथेनल, तो कह देना भाई ये CHO लगा है तो एल्डिहाइड समूह क्या है। अब इसको सूत्र कैसे निर्माण किए, देखो H जैसे कार्बन है तो कार्बन यहाँ लिख दिए, H2 है तो H2 लिख दिया और O दिया, यानी CH2, ये दोनों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, ये किसका हुआ तो एल्डिहाइड समूह का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए चौथे नंबर में कीटोन समूह। अब कीटोन समूह को पहचानने के लिए क्या होगा, देखिए डबल बाउंड के साथ कार्बन और ऑक्सीजन मिला होगा। ठीक है, कीटोन समूह किसे कहते हैं, यानी जैसे कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के एक अणु, ठीक है, और उसके साथ डबल बाउंड से बना होगा। ठीक है दोस्तों, ये लगा होगा तो कीटोन समूह में जैसे में प्रोपेन देख सकते हैं तो CH3COCH3, यहाँ डबल बाउंड रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब याद रखना CO ये हमेशा साइड में यानी लास्ट में नहीं लगा रहता है बल्कि बीच में लगा रहता है, तो आप देख सकते हैं बीच में CO लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि कीटोन समूह का है। तो प्रोपेन हमारे पास क्या कीटोन समूह का है। ओके दोस्तों, याद रखना। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं पांचवें में कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ हमारे पास देखिए लास्ट में क्या होगा COOH लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लो, जैसे मेथेनोइक अम्ल यहाँ पे देख सकते मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है HCOOH। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो लास्ट में लगा COH, यहाँ COH लगा है, इसका मतलब ये किस समूह का होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, इस समूह का होगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक करते चलना दोस्तों और सभी दोस्तों को शेयर करते चलना। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कोयला कैसे बनता था उसके बारे में और पेट्रोल कैसे बनता था। चलिए हम दोनों के बारे में समझ लेते हैं। लिखा गया कि कोयला करोड़ों वर्ष पहले भूमि के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ पौधे के अपघटन से बनता था। यानी जितने भी बड़े बड़े स्थलीय पेड़ पौधे थे टूट टाट करके जमीन के अंदर जाते थे, तो वो जब सड़ गल जाता था उससे क्या बनता था, कोयला बनता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पेट्रोल कैसे बनता था उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल तेल और प्राकृतिक गैस करोड़ों वर्ष पहले समुद्र के नीचे दफन अत्यंत छोटे छोटे पेड़ पौधे जंतुओं के अपघटन से बनता था। यानी जो भी पेड़ पौधे छोटे छोटे जीव जंतु सब सड़ गल जाता था उसके से क्या बनता था, तो पेट्रोल बनता था। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, अब प्रिय छात्रों मैं आपको बताने वाला हूँ ज्वाला के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वाला दो प्रकार के होते हैं, एक नीला ज्वाला और दूसरा होता है पीला ज्वाला। अब नीला ज्वाला किसे कहते हैं, तो नीला ज्वाला वह कहलाता है जब ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तब क्या होता है कोई भी ईंधन जो होता है ना पूर्ण रूप से जलता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि नीला ज्वाला उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अब पीला ज्वाला की हम बात करते हैं। जब ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, अपर्याप्त होती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में रहती है, तो उस समय क्या होता है ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है, तो उस समय क्या होता है पीला ज्वाला उत्पन्न होता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ज्वाला के प्रकार समझ गए और ज्वाला के दोनों प्रकार की डिफिनेशन आप समझ गए। आइए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा दहन किसे कहते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि वायु में कार्बन यौगिक के जलकर, यानी कार्बन यौगिक को जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ओके, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH4 जो कि मीथेन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जा रहा है। कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो CH4 यानी मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा यानी गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ दहन के बारे में आप समझ गए। दोस्तों इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक्स कमेंट सब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो भाई उसका फल दीजिए लाइक्स कमेंट एंड शेयर से। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।